हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम देखेंगे ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है। और इस टॉपिक के अंदर हम उन सारी बातों को डिटेल में देखेंगे कि कैसे ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री या इसके पोएट्स किस नेचर के थे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, उनकी सेटिंग क्या थी। और एज ए लिटरेरी मूवमेंट 18th सेंचुरी का एक प्रोमिनेंट मूवमेंट माना जाता है। मेरे इस टॉपिक को चूज करने का जो सबसे बड़ा रीजन है कि अगर आप थॉमस ग्रे की एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड को अच्छे से समझना चाहते हैं और खास करके प्री रोमांटिक एरा को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आपको ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री या चर्चयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। जैसा कि पॉइंट है कि ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री ऑल्सो नोन एज द चर्चयार्ड पोइट्री, यानी कि इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम कहते हैं चर्चयार्ड चर्चयार्ड पोइट्री। ग्रेवयार्ड क्या होता है, हम सबको पता है कि ग्रेवयार्ड यानी जहाँ पे क्रिश्चियनिटी में हम सब जानते हैं कि लोगों को दफनाया जाता है। और एक ऐसे माहौल की बात हो रही है। चर्चयार्ड का मतलब है चर्च के आसपास का जो एक एरिया है, और ग्रेवयार्ड का मतलब होता है जहाँ पे कब्रिस्तान जिसको हम कहते हैं। तो वो जिस पर्टिकुलर एरिया में क्या ऐसा होता था कि पोएट वहां जाते थे, जो इनका एक रिफ्लेक्टिव मूड होता है, यानी फॉर द लॉस ऑफ बिलवेड या फॉर द लॉस ऑफ समवन हु दिस पर्टिकुलर पोएट लव्ड सो मच। एंड द टर्म ग्रेवयार्ड स्कूल itself was not applied until 1898 by विलियम डिक्सन। नाम दे दिया कि भाई इस तरह की पोएम जो है वो ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री कहलाएगी, और या फिर चर्चयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री कहलाएगी। तो आगे देख लेते हैं क्या है। इट्स अ प्री रोमांटिक लिटरेरी मूवमेंट, एक प्री रोमांटिक लिटरेरी मूवमेंट भी है, यानी कि रोमांटिक एज से पहले का जो एक मूवमेंट माना जाता है। emerged in 18th century. It served as a crucial precursor to Gothic literature। जैसा कि मैंने बताया कि कहीं न कहीं एक प्रिकर्सर के तौर पे, प्रिकर्सर मतलब पहले आने वाला, तो एक तरह से ग्रेवयार्ड स्कूल जो है गॉथिक लिटरेचर को लाने में भी कह सकते हैं कि एक उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल हो सकता है, क्योंकि गॉथिक लिटरेचर के आने से पहले ये आ चुका था। और आगे क्या है, इट ऑल्सो प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड द रोमांटिक मूवमेंट 1798 टू 1837। जैसा कि हम जानते हैं कि रोमांटिक मूवमेंट जो चला है उसका जो स्पैन है वो 1798 टू 1837 तक रहा है। अब ये भी है कि ये एक तरह से रोमांटिक मूवमेंट का काफ़ी इसके ऊपर जो है इम्पैक्ट भी रहा है ग्रेवयार्ड स्कूल के पोइट्री का। कैसे रहा है, जब हम कॉलरिज की पोएम्स को पढ़ते हैं, कीट्स की जो मेलंकोलिक सिचुएशन को भी पढ़ते हैं, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि किस नेचर के इस ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री रही है और रोमांटिक एज की पोइट्री कैसे काफ़ी सिमिलर रही है। रीजंस बिहाइंड द मूवमेंट, अब ये भी जानना जरूरी है कि इस मूवमेंट के आने के पीछे का लॉजिक क्या है, क्योंकि अब देख लेते हैं कि रीजंस बिहाइंड, इसके पीछे का क्या रीजन है, जो मोटिव रहा है, रीजंस बिहाइंड द मूवमेंट, इसके मूवमेंट के क्या कारण रहे हैं। तो पार्ट ऑफ रिलीजियस रिवाइवल, पहले तो चीज है कि एक रिलीजियस रिवाइवल का एक पार्ट रहा है। मेनी ऑफ द पोएट देमसेल्फ वर मेंबर्स ऑफ क्लर्जी। ठीक है, क्लर्जी क्या होते हैं, पार्ट ऑफ चर्च, जहाँ पे वो चर्च से जुड़े रहते हैं, यानी कि रिलीजन से जुड़े रहते हैं। क्लर्जी का मतलब है रिलीजन से जुड़े हैं, उसका एक मेंबर हैं। एंड देयर क्रिश्चियन बिलीव एंड डीपली इन्फॉर्म देयर मेडिटेशंस ऑन मोरालिटी, यानी कि बात किसकी करेंगे, मोरालिटी की बात करेंगे। रिलीजन में मोरालिटी की बातें होती हैं, अच्छी चीजों की बात होती है। तो इसका भी एक कारण मोरालिटी रेट्स ड्यू टू डिजीज। अब चूंकि ये भी एक कारण हो सकता है कि चूंकि उस समय डिजीज काफी स्प्रेड हो रही थी, एंड प्लेग भी काफी फैल रहा था, क्योंकि पहले दवाएं नहीं थी, उतनी सैनिटेशन की व्यवस्था नहीं होती थी, चाहे इंग्लैंड हो चाहे कहीं की बात हो रही है। तो पहले के समय में उतना सैनिटेशन नहीं था, तो प्लेग वगैरह काफी फैल जाते थे, गांव गांव शहर शहर काफी खत्म हो जाते थे, काफी डेथ्स होती थी। विद डॉक्यूमेंट्स लाइक द बिल्स ऑफ मोर्टैलिटी। अब ये मोर्टैलिटी बिल्स ऑफ मोर्टैलिटी क्या है, इसके बारे में जान लीजिए। एक्चुअली बिल्स ऑफ मोर्टैलिटी जो है एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन है पर्टिकुलर एज में, यानी 18th सेंचुरी में, जहाँ पे एक तरह से हर हफ्ते की जो सारी डेथ होती थी, मैरिजेस होती थी, तो एक डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे बिल ऑफ मॉरलिटी को लाया गया, जिसमें रिकॉर्ड्स डेथ ड्यूरिंग आउटब्रेक्स वेल इनटू द पीरियड, यानी हो रहे थे, डिजीज ज्यादा हो रही थी, मौतें ज्यादा हो रही थी, तो इस वजह से भी ये एक मूवमेंट के आने का कारण है। एम्फेसिस ऑन प्राइवेट डिवोशन, यानी कि लोगों का डिवोशन जो था, प्राइवेट डिवोशन ज्यादा था, रादर देन प्योरली पब्लिक वर्शिप, यानी वीपिंग एज अ रिलीजियस प्रैक्टिस। अब क्या होता था कि डेथ के बाद जो है लोगों का रोना, उनको मेलंकोलिक स्टेट में जाना, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं लाइफ में, जब हम
काफी रिफ्लेक्टिव हो जाते हैं ना, मेडिटेट, एक अलग ही जोन में चले जाते हैं, नेगेटिविटी की जोन में। तो ये भी कारण हो सकता है कि ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री जो है, ऐसे राइटर खास करके काफी नेगेटिव हो चुके थे और मेलंकोलिक स्टेट ऑफ माइंड में रहते थे, क्योंकि उनके सामने लोगों की मौत हो रही है, डेथ हो रही है, वो चाहे बिलवेड वन हो चाहे कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, आप मॉरली चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, तो आपको किसी की भी डेथ पे दुख होता है। तो ऐसे भी सिचुएशन हो सकती है कि इस तरह की पोइट्री लिखी जाने लगी थी। दिस कल्चरल एक्सेप्टेंस ऑफ सेंटिमेंट, अब ये एक सेंटिमेंट को जो है, कल्चरल एक्सेप्टेंस ऑफ सेंटिमेंट्स का मतलब क्या है कि लोग जो हैं चीज़ों को समझ रहे थे। इमोशंस इन स्पिरिचुअल मैटर क्रिएटेड फर्टाइल ग्राउंड फॉर पोइट्री दैट एम्फसाइज्ड फीलिंग ओवर प्योर इमोशंस की बात कर लेते हैं। सेटिंग में क्या है, लोकेटेड इन ग्रेवयार्ड। अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो सिचुएशन बनती है कि इस तरह के पोएम्स कहाँ लिखी जाती थी। इंस्पिरेशन के लिए वो क्या करता था, ग्रेवयार्ड को चुनता था या चर्चयार्ड को चुनता था, जैसा कि इसका नाम ही है। डेथ यानी किसी की मौत पे भी वो दुखी होता था। स्कल्स, जहाँ पे हम सब जानते हैं कि कब्रिस्तान में कभी कभी जानवर की जो है वो खुदाई करने लगते हैं, तो लोगों की डेड बॉडी की स्कल भी बाहर आ जाती है। तो एक जो पर्टिकुलर ग्रेवयार्ड है, उसकी आप सिचुएशन को आप समझ सकते हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है, खास करके अंधेरा रहेगा, डिम लाइट रहेगी, और रात के समय आपको आउल वगैरह यानी उल्लू भी दिख जाएंगे, और बहुत ही कभी कभी मूनलाइट के सिचुएशन में आप समझ सकते हैं कि कितनी डरावनी सिचुएशंस भी हो सकती हैं। कुछ गॉथिक जो इन्फ्लुएंसेस होते थे। एंड कॉफिन्स की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है अगर डेथ होगी तो कॉफिन्स की बात होगी, स्कल्स की बात होगी। तो ये पर्टिकुलर सेटिंग रहती है इस तरह की पोएम्स का। एटमॉस्फेयर इन नॉक्टर्नल और ट्वाइलाइट विद डार्कनेस सर्विंग टू स्ट्राइक थॉट इन वर्ड। हिस्टोरिकल पोर्ट्रेट्स यानी कि कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में भी लिखा जाता था जो हिस्टोरिकल फिगर्स होते थे। एंड मेलरी, गॉथिक आपकी इमेज दिखाई जाती थी, जाहिर सी बात डरावनी चीजें होती हैं। पोएट्स फ्रिक्वेंटली रेफरेंस, यानी वो खास करके किस तरह का अपनी पोएम्स में जो रेफरेंस देता है वो स्कल्स का देता है, कॉफिन्स का देता है, एपिटेफ्स होती हैं जो लास्ट में पोएम की दी जाती हैं, वॉर्म्स की बातें करता है, कीड़ों की बातें करता है ना, कैसे वॉर्म्स वगैरह डेड बॉडी को खत्म करती हैं, डिकम्पोज करती हैं। एंड फिजिकल डिके ऑफ द बॉडी, यानी अल्टीमेटली हम लाइफ एंड डेथ के बीच के सिचुएशंस को समझ सकते हैं। हम एक मैसेज देते हैं इस तरह की पोएम्स को लिख के कि अल्टीमेटली चाहे एक रिच पर्सन हो, पुअर पर्सन हो, दे ऑल अल्टीमेटली डाई समडे और द अदर डे। कहीं न कहीं ये एक बहुत बड़ी फिलॉसफी इस तरह की पोएम्स में आती है कि हम बहुत अमीर ही बन गए तो क्या मिलेगा? यानी हमने बहुत ही लैविश लाइफ जी ली और अल्टीमेटली डेथ होती है और हम सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। तो एक जो फिलॉसफी है, जीने का एक तरीका है कि अगर इंसान गरीब है तो भी वो मरेगा, अमीर है तो भी मरेगा, बट दोनों में अंतर होता है। बट अल्टीमेटली जो आपके हाथ लगती है वो है डेथ। रॉबर्ट ब्लेयर की है द ग्रेव, जिसमें इन्होंने इस तरह की इमेजरी को दिखाया है। थीम्स की बातें कर लेते हैं। थीम्स में क्या है, मोर्टेलिटी, जाहिर सी बात है, ट्रांजिशंस ऑफ लाइफ, क्रूशल कॉन्सेप्ट, जो कि इस तरह की पोएम का जो सबसे क्रूशल कॉन्सेप्ट होता था कि डेथ एज द ग्रेट इक्वलाइजर। यानी कि आप ये मानिए कि अगर आपको सेटिस्फैक्शन चाहिए, अगर आप अंबानी या फिर टाटा बिरला की तरह लैविश लाइफ नहीं जी सकते हैं, उनकी तरह नहीं रह सकते हैं, तो ये मान के चलिए कि आप जो है, आपकी भी डेथ होगी और उनकी भी डेथ होगी, वो भी साथ में ले जाएंगे, आप भी साथ में। तो एक इक्वलाइजर है, यानी कि हम कहीं ना कहीं जो अंतर है अमीर और गरीब के बीच का, वो इक्वल हो जाता है डेथ में। वहां पे हम सभी बराबर हैं, वहां पे राजा और रंक दोनों बराबर हैं, रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ। अगर आपके पास बहुत पैसा है तब भी आप जाएंगे, पावर है तब भी आपकी डेथ होगी, अच्छा सोशल स्टेटस है तब भी डेथ होगी। एंड ऑल ह्यूमन बींग्स फेस द सेम इनविटेबल। थॉमस ग्रे की एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, जो कि 1751 में पब्लिश होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पोएम। और इस पोएम को पढ़ाने के पहले मैं इस तरह की चीजों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर इस पोएम को आपको समझना है, थॉमस ग्रे की इस पोएम को समझना है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ दिस पर्टिकुलर पोएम। यही मैं बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ। इस पर्टिकुलर 18th सेंचुरी में जो कुछ भी हुआ था उसको समझना जरूरी है, तब जाके आप थॉमस ग्रे की एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड को समझ पाइएगा। लिव्स बोथ रिच एंड पुअर रिलेटेड बट टू द ग्रेव, कहने का मतलब है सारे लोगों को ग्रेव में ही जाना है अल्टीमेटली। रिलीजियस कॉन्सोलेशंस क्या होती हैं, विल कन्फ्रंटिंग द फिजिकल हॉरर ऑफ डेथ
Graveyard poets also offer Christian hope of resurrections and eternal life. एंड फोर फंडामेंटल वर्क्स, ये चार इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर मूवमेंट की एक तरह से जान है और इसको समझना जरूरी है। वो क्या क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला है टॉमस पार्नेल की ए नाइट पीस ऑन डेथ, 1721 में ये पोएम लिखी गई। एक पहली इंपॉर्टेंट पोएम जो मानी जाती है ग्रेवयार्ड स्कूल की। फर्स्ट ग्रेवयार्ड पोएम पब्लिश पोस्थुमसली, यानी कि बाद में ये पब्लिश होती है 1721 में। लिखी पहले गई थी, उनके डेथ के बाद ये पब्लिश होती है। एडवर्ड यंग नाइट थॉट्स, 1742 से 45 के बीच ये पोएम लिखी गई है। एंड फुल टाइटल क्या है इसका देख लेते हैं, द कंप्लेंट और नाइट थॉट्स ऑन लाइफ, डेथ एंड इमोर्टैलिटी। और इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एडवर्ड यंग की नाइट थॉट्स का फुल टाइटल क्या है, तो आपको ये भी जानना जरूरी है। रॉबर्ट ब्लेयर ने क्या लिखा है, द ग्रेव, जैसा कि मैंने बताया 1743 में पब्लिश होती है। रिटन इन ब्लैंक वर्स, यानी ब्लैंक वर्स में लिखी गई। द पोएम हैज बीन इंटरप्रिटेड एज अ चर्चयार्ड Georgic, a term connecting to Georgic poetry about agriculture and labor है। important one, टॉमस ग्रे की elegy written in a country churchyard, जो कि 1751 में पब्लिश होती है। एपेक्स ऑफ ग्रेवयार्ड पोइट्री, यानी कि एक पिनिकल है। इस पर्टिकुलर पोएट ने इस पर्टिकुलर मूवमेंट को एक पिनिकल पे पहुंचा दिया, एक ऊंचाई पे पहुंचा दिया, जहां पे हम समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री है क्या। ये एक तरह से हाइट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मूवमेंट है। कंप्लीटेड अराउंड 1750, यानी 1750 में ये कंप्लीट होती है। पब्लिश लेकिन होती है 1751 में। एंड इट वाज पार्टली इंस्पायर्ड बाय द डेथ ऑफ ग्रेस फ्रेंड रिचर्ड वेस्ट, यानी रिचर्ड वेस्ट की डेथ के ऊपर इन्होंने इस पर्टिकुलर पोएम को लिख लेते हैं। कुछ अदर पोएट्स ऑफ ग्रेवयार्ड स्कूल कौन कौन से हैं, जैसे टॉमस पर्सी हैं, ओलिवर गोल्डस्मिथ हैं, विलियम कॉपर हैं, क्रिस्टोफर स्मार्ट, जेम्स मैकफेरसन, विलियम कॉलिंस, Mark Akensight, Joseph Warton, Thomas Warton, and Henry Kirk White. So these are some other poets of this particular movement. तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री क्या है, जिसको हम चर्चयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री के रूप में जानते हैं, और इसका नेचर क्या है,